अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आपने सुना होगा कि ISI पाकिस्तान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया की बेस्ट एजेंसीज में इसका शुमार होता है। तो आज की वीडियो में इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान की एजेंसी इतनी काबिल है कि ये पूरी दुनिया में ऑपरेशंस करती है और जहां पर ये जिस टारगेट को हिट करना चाहे ये कर सकती है। तो आज की वीडियो भी इसी से मुताल्लिक है, अगरचे इसके साथ और भी कुछ अंदाजे हैं और कुछ और भी एजेंसीज हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, उसका जिक्र करेंगे। NDS है जो कि अफ़गानिस्तान की है, या उसको ऐसे कह लें कि उसको ANA भी कहा जाता है, जो कि खुफिया एजेंसी तो नहीं है लेकिन यह है कि अफ़गान नेशनल आर्मी, तो उसका भी जिक्र करेंगे। और हमारा मुद्दा ये है कि आपकी नज़रों से शायद कोई ख़बर गुजरी हो जिसमें इस चीज़ का जिक्र है कि हालिया दिनों में, या ऐसे कह लें कि पिछले कुछ महीनों में जो TTP के रहनुमा हैं उनको कत्ल किया जाता रहा है, असैसिनेट किया जाता रहा है। तो सबसे पहले तो ये जिक्र करेंगे कि कौन कौन से जो बड़े रहनुमा थे TTP के, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, उनके कौन से रहनुमाओं को कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया और किस जगह पर किया गया, और इसके पीछे कौन सी एजेंसी हो सकती है। रॉ की बात करेंगे, ISI की बात करेंगे, हक्कानी नेटवर्क और अफ़गान तालिबान की बात करेंगे, और ANA की बात करेंगे, मतलब कि अफ़गान नेशनल आर्मी की, और पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी तंजीम जो है, कौन सा ग्रुप जो है वो इनको टारगेट कर सकता है और किसको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनका कत्ल किया गया है। अब बात करें जनवरी से फरवरी 2020 की, तो इस एक महीने के दौरान, जनवरी से और फरवरी के महीने के दौरान एक कत्ल किया जाता है शेख खालिद हक्कानी का, और TTP का ये साबिका डेप्टी चीफ था, नायब अमीर इसको आप कह लें, और सेंट्रल कमेटी का, यानी कि TTP की जो सेंट्रल कमेटी है उसका ये मेंबर भी रह चुका है। तो इसको कत्ल किया गया था, अफ़गानिस्तान में ये मारा गया था। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को अगर थोड़ा सा नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि जो TTP है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए थ्रेट समझा जाता है। और पाकिस्तान ने जो अपने ऑपरेशन किए, ज़र्ब-ए-आज़म, नेशनल एक्शन प्लान और मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को डैमेज करने वाली जमात थी वो थी TTP। और TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जब किए गए तो ये पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान में जाकर पनाहगज़ीन हो गए। पाकिस्तान का मुतालबा ये था, पाकिस्तान ने अमेरिकन से मुतालबा किया, और पाकिस्तान की ये थ्रू आउट पॉलिसी भी रही। जब भी अफ़गानिस्तान में ऑपरेशंस की बारी आती थी, अफ़गानिस्तान के हवाले से ऑपरेशन करने की या कंसर्न्स का मामला उठता था, तो उस वक्त पाकिस्तान या तो CIA से, अमेरिका से मुतालबा करता था कि आप इस तरीके से, ये हमारे कंसर्न्स हैं, ये जमातें हैं, ये ग्रुप हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें, या फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत से पाकिस्तान मुतालबा करता था। तो पाकिस्तान के मुतालबात के ऊपर उस तरह अमल दरामद नहीं होता था, और उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स थी। एक फैक्टर था वो रॉ का था, और दूसरा साथ में अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, अफ़गान तालिबान नहीं, अफ़गान हुकूमत जो है वो भी एक फैक्टर था जो कि इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता था। तो TTP की ज़्यादातर जो ऐसे कह लें कि जो मेंबर थे और ज़्यादातर जो लीडरशिप थी वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में है। एक हालिया रिपोर्ट जारी की गई है UNSC की जानिब से, और उसके ऊपर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2500 के करीब इस वक्त TTP के जो रुकन हैं, कारकुनान हैं, दहशतगर्द हैं, वो एक्टिव हैं, और ज़्यादातर उनमें बल्कि सारे जो है ना वो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। दोबारा पॉइंट के ऊपर आते हैं, शेख खालिद हक्कानी को पहला जो है ये कत्ल किया गया। उसके बाद इसी दौरानिए में, यानी कि जनवरी से फरवरी 2020 के दौरान कारी सैफ पिशावरी को कत्ल किया गया, और इसका खोस्त सूबे में इसको मारा गया था, और एक कह लें कि रोड के ऊपर ब्लास्ट हुआ जिसमें ये मारा गया। उसके बाद, और ये जितने में दो नाम मैंने आपको बताए, ये वो नाम हैं जो कि TTP के मेन लीडर समझे जाते थे, या ऐसे कह लें कि पास में इनका TTP के अंदर एक असर व रसूख रह चुका था। उसके अलावा शहरयार महसूद 13 फरवरी 2020 को, मतलब कि ये भी वो महीना है 2020 का जिसमें इसको कत्ल किया गया। बम धमाका हुआ था अफ़गानिस्तान के अंदर जिसमें ये मारा गया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो कि TTP को हैंडल करता था, या ऐसे कह लें कि लीड करता था, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर कह लें कि पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड जो दहशतगर्द थे उनकी लिस्ट में इसका शुमार होता था, और पाकिस्तान ने इसके सर की कीमत 20 लाख
रुपया जो है इसकी लगाई हुई थी। ये था मंगल बाग को 29 जनवरी 2021 में, मतलब कि पिछले महीने इसको कत्ल किया गया है, इसको जो है अपने रास्ते से हटाया गया है। और ये लश्कर इस्लाम को लीड करता था, उससे इसका लिंक था और इसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ये बंदा भी अफ़गानिस्तान में मारा गया है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानियों को जो थोड़ा बहुत इन मामलात को देखते हैं उनको पता होगा कि एहसानुल्लाह एहसान जो कि टीटीपी का तर्जुमान था और पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया हुआ था, तो वो पाकिस्तान से पाकिस्तानी फोर्सेस की कस्टडी से बड़ा मिस्टीरियसली, ऐसे कहने के पूरे इसरार तौर पर फ़रार होने में कामयाब हो गया था। तो अब उसका भी पता नहीं लगता कि वो जब फ़रार हुआ है इस वक्त वो कहाँ है, और उसकी जो नाउ हाउ वेयर अबाउट है उसके बारे में इस वक्त किसी को नहीं पता। लेकिन ये जितने भी कत्ल हुए, इनके पीछे कौन हो सकता है ये मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन जब ये पाकिस्तान से भागा तो ये वही दौरानिया था, या ऐसे कह लें कि इसके भागने के बाद ये तमाम तर लोग जो हैं ये मारे गए। तो यहाँ पर स्पेकुलेशंस की जाती हैं कि क्या एहसानुल्लाह एहसान उसने डबल गेम की, डबल क्रॉस किया, और जो इस तरह से भागा है क्या उसके बाद उसने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिसकी बेस के ऊपर आईएसआई या पाकिस्तान की दीगर एजेंसीज़ ने इसके ऊपर जो एसएसजी कमांडोज़ हैं उनकी जानिब से कार्रवाई की गई और उसके बाद ये तमाम तर हलाकतें हुई। तो एक थियरी यहाँ पर ये भी मौजूद है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि इसके पीछे कौन सी जमात हो सकती है और कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए जाए। मतलब कि रॉ का जिक्र भी किया जाता है और आईएसआई का, मतलब कि ये दो तंजीमें जो हैं इनको मेन पे रखा जाता है। अब रॉ का जिक्र क्यों किया जाता है कि उसका टीटीपी के जब एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि ये तमाम तर जो ग्रुप हैं, स्प्लिंटर ग्रुप हैं टीटीपी के अंदर, उनको इकट्ठा किया है भारत ने, तो भारत को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो इन दहशतगर्दों को, जिनको बहुत इफेक्टिवली वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा था, तो उसको क्या ज़रूरत है इन दहशतगर्दों को मारने की। तो उसकी भी एक रीज़न है। अब रॉ के ऊपर जब इल्ज़ाम लगते हैं तो उसने एक तरफ तो इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने इसके ऊपर डोजियर दिया। यूएनएससी की जिस रिपोर्ट का मैंने पहले जिक्र किया है उसी रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया था कि जो पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया उसकी तस्दीक होती है, तौसीक होती है कि ये जो दाइश को इकट्ठा किया गया और इसके अलावा जो दीगर जो दहशतगर्द जमातें हैं उनको इकट्ठा किया गया इन लाइन रखने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ कंटिन्यूस एक थ्रेट बनाने के लिए। और यही टीटीपी है, यही वो स्प्लिंटर ग्रुप हैं जिनकी जानिब से 2020 के आखिरी 3 महीनों में 100 से ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर अटैक किए गए और पाकिस्तान में आकर ये अटैक करते रहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दाइश, उसके अलावा जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, बीएलए भी उनमें शामिल है, तो ये तमाम तर जो लोग हैं इन ग्रुपों को इकट्ठा करके भारत ऐसे लोगों को जो उसको फ़ायदा दे सकते हैं क्यों कत्ल करवाएगा। तो उसकी एक रीज़न है, एक उसकी कह लें कि एक प्रूफ दिया जा सकता है, और वो ये है कि ये समटाइम ये होता है कि जो एक्सपोज हो जाता है, मतलब कि पाकिस्तान ने डोजियर दिया, पाकिस्तान इससे पहले भी इसके ऊपर बात करता रहा है कि हमारे पास सबूत हैं कि भारत इन तमाम तर दहशतगर्द हमलों के पीछे हैं। तो ऐसे में जब ये एजेंसीज काम करती हैं तो जो एक लूज एंड हो जाता है, मतलब कि जहां पर लगता है कि ये वो बंदा जिसके साथ हम राब्ते में थे ये एक्सपोज हो चुका है, तो उसको फिर अपने रास्ते से हटाया जाता है ताकि एक पूरा जो नेटवर्क है उसको एक्सपोज होने से बचाया जा सके। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि ये कितना जो पीछे हाथ होते हैं उनके लिए एक नेटवर्क एक्सपोज होने का जो खतरा होता है वो कितना लीथल हो सकता है। कि जब कुलभूषण जाधव को पकड़ा गया तो एक पूरा नेटवर्क बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ये पूरा एक नेटवर्क एक्सपोज हुआ और उस वक्त राह को बहुत बड़ा एक डैमेज हुआ, और आज तक वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब भी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का जिक्र करता है तो भारत को सुबकी उठानी पड़ती है। तो ये ज़रूरी होता है कि लूज एंड जो हैं उनको अपने रास्ते से हटाया जाता है। इसकी सबसे रीसेंट एग्जाम्पल ये है कि करीमा बलोच एक्टिविस्ट थी और कनाडा के अंदर उसका कत्ल किया गया, और उसके अंदर जो पूरी दुनिया में जो एक्सपर्ट हैं इन तमाम तर मामलात को देखते हैं उनकी जानिब से कहा गया कि करीमा बलोच के कत्ल के पीछे मोस्ट प्रॉबेबल ये है कि रॉ हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को ये सपोर्ट और सूट नहीं करता है। अब दूसरा जिक्र कर लेते हैं हक्कानी नेटवर्क का। अब हक्कानी नेटवर्क के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि वो इनको हटा सकते हैं टीटीपी के लीडर्स को, लेकिन ये है कि हक्कानी नेटवर्क को उस तरह सूट नहीं करता। मतलब कि अगर क्योंकि हक्कानी
नेटवर्क और अफगान तालिबान एक पेज पर हैं और ये जितना भी अफगान पीस प्रोसेस हो रहा है इसमें जो हक्कानी नेटवर्क है उसके तमाम तर राबते पाकिस्तान के साथ और अमेरिका के साथ रहे हैं और मुसलसल ये एक राबते और ये कह लें कि जो पीस टॉक हो रही है उसमें हक्कानी नेटवर्क जो है उसमें शामिल है। मतलब कि ये कि अफगान तालिबान, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान ने अगर इनको रास्ते से हटाना हो, क्योंकि अफगान तालिबान की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ये जो एक पीस प्रोसेस है उसको सबोताज करने के लिए ये टीटीपी अपना रोल अदा करती है, तो इस वजह से जो अफगान तालिबान है इनको रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर यह है कि अफगान तालिबान को अगर कोई मसला होता है तो वो इस तरह इतना लंबा अरसा इंतज़ार नहीं करते कि ये बंदा ट्रैवल करेगा, इसको वो फलां जगह पर मारेंगे। उनको पता लगता है, ब्लास्ट करते हैं या वैसे अटैक करते हैं और उड़ा के रख देते हैं। तो ये उनका तरीकाकार नहीं है। दूसरी तरफ रॉ की इसकी जो जिक्र किया उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रॉ जो है उसने कुछ लूज एंड जो है उनको ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये अभी जो करीमा बलोच का मैंने जिक्र किया, तो करीमा इस तरह के मामलात में रॉ जो है वो इस तरह के इकदाम उठा सकती है। उसके अलावा हक्कानी नेटवर्क का मैंने आपको बता दिया, ANA अफगान नेशनल आर्मी जो है उसके वो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो भी इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि उसका लिंक भी भारत के साथ ज़्यादातर है। और अगर पाकिस्तान जब भी मुतालबा करता है कि वहाँ से अटैक पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो अफगान आर्मी की जानिब से, अफगान हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया जाता। तो ऐसे में अपने एक्सपोज होने के डर से वो इन ग्रुप्स को या इनके जो साबिका लीडर्स हैं उनको भी रास्ते से हटा सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब जिक्र कर लेते हैं ISI का कि ISI को क्यों सूट करता है और इसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली ISI हो सकती है। उसकी रीज़न है, एक तो ये इसमें कोई शक नहीं ये दहशतगर्द ग्रुप है, इसमें कोई शक नहीं। और टीटीपी वो ग्रुप है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा भी दहशतगर्द ग्रुप मानती है। अब भारत के इसके साथ लिंक शो हुए और पाकिस्तान को पता था कि ये अपने इतने काबिल नहीं हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के अटैक कर सकें, तो पाकिस्तान के पास सबूत भी आ गए और भारत उसमें एक्सपोज हो रहा था। तो ऐसे में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरा किया और रिक्वेस्ट की कि भाई आप इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करें या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई। तो उसके बाद ऑप्शन ये बचता था कि पाकिस्तान खुद मामलात को अपने हाथ में ले, और पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है। मतलब कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी एक मुल्क उठा के देखें जिसको दहशतगर्दी का सामना था और उसने उसको ओवरकम किया हो, सारे तबाह हुए, सारे डिस्टेबल हुए, लेकिन पाकिस्तान डिस्टेबल होने के बाद अपने पाँव पर खड़ा हुआ और कोई बड़ा डैमेज, ऑफकोर्स जानों का नुकसान हुआ, एक जो मुआशी नुकसान था वो भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त उसी तरह महफूज हो चुका है जितना आज से 20 साल पहले था। तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये ग्रुप या भारत इसके पीछे हो, रॉ इसके पीछे हो और इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर अटैक करे। तो तकरीबन जो स्प्लिंटर ग्रुप थे जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे थे, तो ऐसे में पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता था कि इनको एक्टिव किया जाए, और ऑब्वियसली अमेरिका भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता था। अफगान तालिबान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मतलब कि इस तमाम तर स्नैरियो में ANA, रॉ और ये दो जो हैं, दो कह लें कि दो जत्थे जो हैं एक साइड पे आ गए, दूसरी तरफ वो ग्रुप हैं या ऐसे कह लें कि वो स्टेक होल्डर हैं जो कि ये चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन आए, जिसमें अफ़गान तालिबान है और उनके साथ हक्कानी नेटवर्क है। अब मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा या उनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन जो अफ़गान पीस प्रोसेस है उस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि ये एटलीस्ट चाहते हैं कि यहाँ पर आकर ये अमन जो है एक तरह से कायम हो। उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका सबसे ज़्यादा चाहता है और पाकिस्तान भी उससे ज़्यादा चाहता है कि इस खित्ते में और अफ़गानिस्तान में अमन हो। तो ऐसे में अफ़गान तालिबान जो है बराह रास्त वो कत्ल करते आए हैं और मतलब कि इसके अलावा कोई उनका जो है कोई ऐसा बनता नहीं है कि वो इतना इंतज़ार करें उसके बाद जाकर कत्ल करें। तो ISI मोस्ट प्रॉबेबली राइटफुली हमारी वो जमात जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान फ़ख्र करता है, तो उसकी जानिब से वो इतनी अहलियत रखती है, इतनी काबिल है कि अपने ख़िलाफ़ जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की सालमियत को जो एलिमेंट ख़तरा बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ कहीं भी जाकर कार्रवाई कर सकता है। और पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है। पाकिस्तान इससे पहले भी यूज़ कर चुका है कि ड्रोन अटैक करे, और अफ़गान और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वहाँ पर जो क्योंकि ये ज़्यादातर पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर के साथ ये इनके कैंप्स होते हैं और वहाँ पर इनका स्टे होता है, तो वहाँ पर या तो ड्रोन अटैक कर सकता है या फिर वो अल्टीमेट डायरेक्ट एग्रेसिव स्टांस लेकर यहाँ पर इनको एलिमिनेट कर सकता है। ये स्पेकुलेशंस हैं, इसके ऊपर ऑफ कोर्स कोई उस तरह प्रूफ नहीं,
लेकिन ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की एजेंसीज इस काबिल हैं कि अपने थ्रेट को जो पाकिस्तान को पोज होगा उस थ्रेट को एलिमिनेट कर सकती हैं, अभी भी और आने वाले वक्त में भी और पास्ट में भी ऐसा हम करते रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लिए फिर से ख़तरा बने। हमने बहुत सफ़र किया 2000 के बाद से लेकर तकरीबन 20 सालों के अंदर, लेकिन अब पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी और आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ और बड़े टारगेट जो हैं वो भी रास्ते से हटें, इनके पीछे रॉ भी हो सकती है क्योंकि वो एक लूज एंड हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो ये देखना ये है कि इसमें आगे जाकर क्या डेवलपमेंट आती है और अफगान तालिबान का रोल इस तमाम तर सिनेरियो में बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।